अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बिज़नेस अकाउंटिंग कोर्स कोड है हमारा 1340 का चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट लेना है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 3 भी कवर करेंगे और उससे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हमारे पास एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, आज हमने एडजस्टमेंट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है और फिर इंशाल्लाह अपनी एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब तक हमें एडजस्टमेंट्स के बारे में पता नहीं होगा हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 3 कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आज मैं आपके बारे जो एडजस्टमेंट्स आपके पास गिवन है इसके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, ताकि आपके पास कोई भी किसी भी तरह की एडजस्टमेंट आ जाए तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है। हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि जो एडजस्टमेंट्स आपके पास गिवन होती हैं वो क्यों गिवन होती है, उसकी लॉजिक क्या है, ठीक है, ये हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका हमने क्या करना होता है, किस तरह हमने अपने एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पूरा इंट्रोडक्शन एडजस्टमेंट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर ही अपनी एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज से पहले मतलब इस लेक्चर से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 कवर की है, एग्जाम्पल नंबर 2 कवर कर ली थी डिटेल से, जिसमें हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीख लिया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीख लिया था। और इस चैप्टर में जितना भी इंट्रोडक्शन गिवन है हमने उसके बारे में एक वर्ल्ड टू वर्ल्ड सारा टॉपिक हमने कवर किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सबसे पहले मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आपको मेरे लेक्चर की जो वीडियोस हैं वो ब्लर शो हो रही हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके इस वीडियो के ऊपर एक सेटिंग का बार शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने सेटिंग के बार पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग के बार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, उन ऑप्शन में से लो क्वालिटी से आपने हाई क्वालिटी पर क्लिक कर देना, तो आपको जो ये ब्लर वीडियो शो हो रही है, ठीक है, वो सही मतलब अच्छे तरीके से शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कुछ जो फ़ोन्स हैं उनकी सेटिंग हुई होती है लो वीडियो क्वालिटी पे, तो जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो जब उनके पास जाती है तो उन्हें वो वीडियो की लो क्वालिटी शो होती है, ठीक है। फिर वो मुझे कमेंट्स करते हैं और पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, मैम आपकी वीडियो ना ब्लर शो हो रही है। तो उन्हें चाहिए कि आपने मेरी वीडियो ब्लर अपलोड नहीं होती, अगर आप अपने यूट्यूब की सेटिंग चेंज कर लें तो आपको मेरी इंशाल्लाह जितनी भी वीडियोज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जिनकी वीडियो यूट्यूब की क्वालिटी वीडियोस की ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी पे उनकी होती है, क्लिक हुई होती है, तो उनको डायरेक्ट अच्छी क्वालिटी शो हो जाती है वीडियो की, और जिनकी लो होती है फिर उनको थोड़ा ब्लर शो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपने क्या करना है, सेटिंग के बार पे जाना है, लो क्वालिटी से आपने हाई क्वालिटी पे जब क्लिक कर लेना है तो इंशाल्लाह 1-2 सेकंड में आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 को आप ओपन करें और हमारे पास एक पैराग्राफ है, पेज नंबर 12 पे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है और लिखा हुआ है, द अकाउंटेंट ऑफ मुल्तान क्लब समराइजेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेड बाय द क्लब फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंस्ड 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2020। और नीचे हमारे पास एक कॉलम गिवन है जिसमें हमारे पास मिक्स डाटा गिवन है, ठीक है। रिसिप्ट्स हमारे पास रिसीव हो रही हैं 2,30,500 की। नीचे आप देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट, ठीक है, 1,69,660, ठीक है। मैं साथ साथ आपको ये वैल्यूज़ इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ बुक्स हैं जिसमें ना फिगर्स जो हैं वो मिस हैं। आपके पास आगे इस तरह की एग्जांपल है जिसके में एक थोड़ा सा जो उनका डिजिट है ना उसमें फ़र्क आ रहा है, ठीक है। जो आपके पास बुक्स आई हैं ना उसके अंदर थोड़ा सा ब्लर है वो डिजिट, तो मैं साथ साथ बोल देती हूँ, मे बी अगर किसी को सही तरीके से मेरी वीडियो शो नहीं हो रही तो उसको वॉइस से समझ आ जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ है, लोन फ्रॉम मिस्टर इमरान 3 लाख, लोन फ्रॉम बैंक के हमारे पास 2,60,000। फिर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, परचेज़ ऑफ रिफ्रेशमेंट हमारे पास 73,700, परचेज़ ऑफ रिफ्रेशमेंट हमारे पास 36,000 एंड हमारे पास वेजेस पेड है हमारे पास 10,000 की, ठीक है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, हमने जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं वो हमारे पास है 9,600। रीपे टू मिस्टर इमरान ऑन दिसंबर 2020, ठीक है, 3 लाख के। रेंट एक्सपेंसेस हमने किए हैं 1,600, ठीक है, यानी 1,600 के हमने क्या किया, अपने रेंट एक्सपेंसेस किए हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे पास 640, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास 3,200 एंड बैंक इंटरेस्ट हमारे पास 5,920। जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास 4,340। अब आप देखें ये जो जितनी भी आपके पास डाटा मिक्स डाटा गिवन था मैंने एक दफ़ा आपको पढ़ कर भी सुना दिया, ठीक है। अभी हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट नहीं किया।
सॉल्यूशन हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स का टॉपिक कवर करेंगे। एडजस्टमेंट्स का टॉपिक कवर करने के बाद ही हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि इसकी रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है आपके पास। इसके रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द रिक्वायरमेंट, यानी कि आप बनाएं, क्या बनाएं, द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2020, यानी कि आपने 31 दिसंबर 2020 का क्या बनाना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पहले बना लेना है। फिर आपने क्या बनाना है, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेना है 31 दिसंबर 2020 का, ठीक है। हमने क्या बनाना है, फर्स्ट पे हमने बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और सेकंड पे हमने क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप देखें एग्जांपल नंबर 1 में हमने देखा था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, और एग्जांपल नंबर 2 में हमने देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। फिर आप देखें अगर इसी तरह ये आसान है तो एग्जांपल नंबर 3 हमारी मुश्किल क्यों है, क्योंकि हमारे पास इसमें एडजस्टमेंट्स गिवन है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने का थोड़ा सा मुश्किल इसका एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने उसको समझ लिया तो आपका ये टॉपिक बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हम अपने एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं, एडजस्टमेंट्स होती क्या हैं। तो पता है कि जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो ये हम क्या बनाते हैं, हर साल का बनाते हैं, ठीक है। हर साल का बनाते हैं वो जिस तरह आज हम करंट ईयर का, ठीक है, उन्होंने हमें क्या लिखा हुआ है, आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2020 का, ठीक है। हमें करंट ईयर का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती है जो लास्ट ईयर से रिलेट कर रही होती है, ठीक है। लास्ट ईयर की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में वो मौजूद होती है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के ज़रिए भी आपको ये टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो हमें गिवन नहीं होता जब हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपने बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है इस साल का, करंट ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हमारे पास गिवन नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारे उसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें पता नहीं होती, लेकिन जब हमने अपना फाइनल अकाउंट बनाना होता है तो हमें वो इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर पुट करनी होती है, क्योंकि हमने जब भी हम कोई भी चैरिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट लेते हैं एक एग्जांपल से कि हमने एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक चैरिटेबल क्लब स्टार्ट किया है, ठीक है। उसका मकसद है लोगों से चंदा इकट्ठा करना और फिर उस चंदा को इकट्ठा करके जितने भी पैसे हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं उससे माशरे को फ़लाह महबूद के लिए इस्तेमाल में लाना, ठीक है। ये हमारी जो तंजीम हमने स्टार्ट की है उसका मकसद है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने अब जो हमने बनाना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट 2020 का बनाना, लेकिन फॉर एग्जांपल हम जैसा कि एक मिसाल से ये समझ रहे हैं, हम 2019 हमारा करंट ईयर है और हमने अपनी चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट कर लिया, ठीक है। मुख्तलिफ ज़रिए से हमारे पास पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मुख्तलिफ ज़रिए किस तरह हमने पीछे डिटेल से पढ़ा है कि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनके पास पैसा किस किस ज़रिए से आता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब्सक्रिप्शन के ज़रिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा भेजते हैं, कुछ लोग डोनेशन के ज़रिए पैसा भेजते हैं, कुछ लोग मेंबरशिप फ़ी के ज़रिए पैसा भेजते हैं। इस तरह बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिसके ज़रिए क्या होता है, हमारे पास पैसा आता है और हम उससे माशरे की या सोसाइटी की फ़लाह महबूद के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। इस तरह आप देखें कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास जब पैसा कलेक्ट हो गया तो हमने उसका क्या करना है, हमारा मकसद क्या, लोगों की खिदमत करना, माशरे की खिदमत करना। तो जब हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे, ठीक है। हम मुख्तलिफ एक्सपेंसेस करेंगे, हम एक ऑफ़िस परचेज़ करेंगे, उसका रेंट वगैरह पे करेंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी की अगर कोई काम है हम वो उसके लिए एक्सपेंसेस करेंगे, उसका ख़र्चा अदा करेंगे। अगर हमने किसी भी तरह का कोई भी काम किया तो हम क्या करेंगे, ख़र्चा अदा करेंगे और हमें जो इनकम होगी वो हमारे रिसिप्ट साइड पर मैंशन होती जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हमें कहा है कि आपने नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट तो की है तो आपको कुछ कंप्यूटर वगैरह भी चाहिए, कंप्यूटर वगैरह आपको चाहिए, आपको एक ऑफिस में रखने के लिए एक टेबल चाहिए, आपको कुछ मशीनरीज़ हैं वो आपको चाहिए, तब आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, अपने रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है तो हमने इस तरह किया है कि एक दो हमने कंप्यूटर परचेज़ कर लिए हैं, कुछ फर्नीचर हमने परचेज़ कर लिया अपने ऑफिस में रखने के लिए। उसके अलावा हमने क्या किया है, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एस्टेट से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। हमने लैंड ख़रीदी है क्योंकि जहाँ पे हमने ऑफ़िस बनाना है वहाँ हमें ज़मीन की तो ज़रूरत होनी है। सबसे पहले हमने ज़मीन ख़रीदी है, ज़मीन के ऊपर हमने एक रूम कंस्ट्रक्ट किया है जिसके अंदर हमने अपना ऑफ़िस बनाना है। फिर रूम कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने फ़र्नीचर परचेज़ किया, फ़र्नीचर परचेज़ करने के बाद हमने कुछ कंप्यूटर्स वगैरह परचेज़ किए ताकि हम इस कंप्यूटर्स के ज़रिए अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें, ठीक है। अब बताएं कि जितना भी हमारे पास मतलब इनकम सोर्सेज़ के ज़रिए आई होगी, डोनेशन के ज़रिए, सब्सक्रिप्शन के
ज़रिए, मेंबरशिप फ़ी के ज़रिए। तो उसके अंदर से हम एक्सपेंसेस करेंगे। एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, हम स्टेशनरी वगैरह पे भी खर्चा करेंगे, और ये जितनी भी फर्नीचर की एग्जांपल मैंने आपको दी है, लैंड एंड बिल्डिंग की एग्जांपल दी है, ये हमारे क्या एसेट्स हैं। तो हमने इनमें से एसेट्स भी परचेज़ करने होते हैं, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखें, जब हमारे पास अगर फर्नीचर वगैरह हम परचेज़ करेंगे तो क्या वो 1 साल चलेगा, 1 साल के बाद ख़राब हो जाएगा? अगर हम ज़मीन ख़रीदेंगे तो क्या वो 1 साल बाद ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो हमारी एक ही दफ़ा के खर्चे होते हैं। जैसे अगर हमने किसी ऑफ़िस को कायम करने के लिए ज़मीन ख़रीदी है, तो वो ज़मीन हमें बार-बार नहीं खरीदनी पड़ेगी, एक दफ़ा हम खरीदेंगे और आगे वही ज़मीन हमारे पास मौजूद रहेगी, ठीक है? हम उसी पे अपना ऑफ़िस चलाएँगे। इसी तरह जब हम फ़र्नीचर ख़रीदेंगे, क्या हम हर महीने जब भी हम अपना क्लब स्टार्ट करने लगेंगे लोगों की मदद करने के लिए, तो हमें हर बार फ़र्नीचर खरीदना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ़ एक ही बार फ़र्नीचर खरीदेंगे जो आगे हमारा जब तक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट रखेंगे वो यूज़ होता रहेगा, ठीक है। इस तरह जो ये एसेट्स होते हैं, ये हमारी लास्ट ईयर की जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैं उसमें मेंशन होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम करंट ईयर की, जब उसके नेक्स्ट ईयर की हम क्या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे होते हैं, तो हमारे पास वो डाटा गिवन नहीं होता कि पिछले साल के अंदर हमने क्या-क्या ख़रीदा था और क्या-क्या हमारे पास से रह गया था, और कितनी चीज़ ऐसी थी जो हमने यूज़ कर ली थी। तो इसी वजह से जो हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो हमें गिवन होती है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि लास्ट ईयर में हमारे पास ये चीज़ें मौजूद थी। यानी कि हमने फ़र्नीचर परचेज़ किया था, हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज़ की थी, हमने ये रेंट पेड किए थे, ये रेंट एडवांस में पे कर दिए थे, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए कि जो लास्ट ईयर हमने किया था उसमें से हमारी इतनी चीज़ें बच चुकी हैं, ठीक है। इन इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ही हम अपना क्या बनाते हैं, इन फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने में फ़ेल हो जाता है, ठीक है। जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से अपना फ़ाइनल अकाउंट हमारा क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा क्या होता है, फ़ाइनल अकाउंट होता है, ठीक है। जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को देखते हुए अपना फ़ाइनल अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने में फ़ेल हो जाता है ये अकाउंट। इसी वजह से हमें एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दे पा रहा, वो हमें एडजस्टमेंट्स के ज़रिए दे दी जाए, ताकि जब हम अपना फ़ाइनल अकाउंट बनाएँ तो हम इसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं न्यूमेरिकली आपको इस तरह करती हूँ कि एक एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ कि किस तरह हमने एक चैरिटेबल क्लब कायम किया, कौन-कौन से हमारे पास एसेट्स मौजूद थे, और फिर सारा हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने हर तरह की एडजस्टमेंट्स को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आप देखें, यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट्स डिफरेंट गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे देखें मुख्तलिफ हैं, और जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगेंगे उसमें और मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपकी जो मेन एडजस्टमेंट्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक डेप्रिसिएशन से रिलेट कर रही होती है, एक आपकी आउटस्टैंडिंग से रिलेट करती है, और एक आपकी प्रीपेड यानी एडवांस से रिलेट कर रही है, ठीक है। आपकी मेनली सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। अगर आपने इनका ट्रीटमेंट सीख लिया तो आप हर किस्म की एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एडजस्टमेंट्स हैं मेनली 3 ही होते हैं, लेकिन इसकी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, मुख्तलिफ तरीके से ये आपके सामने आ जाती है। और मैं आपको जो आज के लेक्चर में एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट बताऊंगी, वो आप किसी तरह की भी एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एडजस्टमेंट्स गिवन होती क्यों है। हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के ज़रिए ये टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। आपके लिए ये मुश्किल होगा ये समझना, क्योंकि ये भी आपका स्टार्ट है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्टार्ट से हमारी बेस इस तरीके से बन जाए कि आगे हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किल ना होगी, ठीक है। क्योंकि ये आसान टॉपिक है, क्योंकि ये हमारा स्टार्ट है। इसके बाद आप देखें फर्दर हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने कवर करना है, तो हमारी बेस होना ज़रूरी है इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए, ठीक है। और आपको ये भी बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी, क्योंकि जो कोड 1340 के स्टूडेंट्स हैं वो कोड 1339 पास करके इस कोड में आए होते हैं, और उन्हें पता होता है कि जो अकाउंटिंग का, जो बिजनेस मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल आता है, ना कि वो आके एग्जांपल से उठा लिया जाता है। उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग ज़रूर की जाती है, ठीक है। आपके जो असाइनमेंट्स होती हैं इनमें भी चेंजिंग करके या आपको क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, तो आपको चाहिए आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें ताकि आप कभी भी फेल ना हो, ठीक है। करना है आपने सबसे पहले अपने सोल्यूशन की हेडिंग दे लेनी है, ठीक है। सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद, ठीक है, ये हम जो टॉपिक अब डिस्कस कर रहे हैं ये हम एडजस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कि आपकी जो एग्जांपल नंबर 3 है ये उसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये आपने ये नहीं समझना कि हम एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि हम जो एडजस्टमेंट्स हमारे पास गिवन होती है हम उसका ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, ताकि हमें किसी भी तरह की एडजस्टमेंट गिवन हो जाए, गिवन हो, हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 3 से आपकी एडजस्टमेंट स्टार्ट है।
सबसे पहले क्या करना है, आपने एक कॉपी ले लेनी है और उसकी सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद मैंने आपको मेंशन किया था कि आप फर्स्ट लाइन में क्या करते हैं, आप के स्टेटमेंट में जो भी नाम होता है, जो भी क्लब वगैरह होता है, आपने उसका नेम मेंशन करना होता है, ठीक है। तो हम क्या आपने क्या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या ओपन किया, हमने एक चैरिटेबल क्लब ओपन किया, एक चैरिटी क्लब ओपन किया है, ठीक है। अब हम बना क्या रहे हैं, हमने सेकंड जो होती है लाइन, इसमें हमने क्या पुट करना होता है कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं, हम बना रहे हैं उस चैरिटेबल क्लब का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है। अब हमारा सपोज़ करें कि जो करंट ईयर है वो 2022 है, ठीक है। और हम जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं वो हम ले लेते हैं लास्ट ईयर की, यानी कि 2021 की हम एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, हमने जो थर्ड लाइन होती है हम उसमें क्या करते हैं, डेट मेंशन करते हैं, ठीक है। हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, ठीक है। हम 2021 का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बना रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है चैरिटेबल क्लब। क्यों बना रहे हैं, हम अपने एडजस्टमेंट के टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। आपको पता है हम इस साइड पे जो हमारी डेबिट साइड होती है हम इसमें क्या लिखते हैं, हम अपनी रिसिप्ट्स लिखते हैं। आपने इस साइड पे रिसिप्ट्स मेंशन कर देनी है और जो हमारी क्रेडिट साइड है आपने उसमें रिसिप्ट्स, फिर साथ आपका कौन सा कॉलम आता है, आपका अमाउंट का कॉलम आता है, आपने अमाउंट लिखना है और साथ पे आपने क्या लिखना है, पेमेंट्स। ठीक है। आपने एक किसी स्केल की मदद से एक नीचे लाइन ड्रॉ करके कॉलम क्रिएट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जांपल में अपने रिसिप्ट्स ले लेते हैं। हमने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है और हमारे पास पैसा आना स्टार्ट हो गया, किसके ज़रिए, सब्सक्रिप्शन के ज़रिए हमारे पास पैसा आना स्टार्ट हो गया है। आपने लिख लेना है, सबसे फर्स्ट पे आपने लिखना है सब्सक्रिप्शन के ज़रिए हमारे पास पैसा आना स्टार्ट हुआ है और जो लोगों की तरफ से हमारे पास सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हुई है वो हुई है जी हमारे पास 3 लाख रुपए की, ठीक है। 3 लाख रुपए की हमारी सब्सक्रिप्शन आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमें कुछ लोगों ने डोनेशन दी है, डोनेशन हमें लोगों ने दे दिया जी 1 लाख रुपए की। फिर हमारे पास जी मेंबरशिप फ़ी के ज़रिए हमारे पास पैसा आया, हमने वो भी तो मेंशन करना है। रिसिप्ट्स में हम क्या मेंशन करते हैं, अपनी इनकम मेंशन करते हैं और अपनी लाइबिलिटीज़ मेंशन करते हैं, ठीक है। रिसिप्ट्स के अकाउंट में हम क्या मेंशन करते हैं, इनकम मेंशन करते हैं और लाइबिलिटीज़ मेंशन करते हैं। और पेमेंट के कॉलम में हम क्या करते हैं, हम अपने एसेट्स मेंशन करते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, हमारे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर जो दोबारा हमें परचेज़ नहीं करने पड़ते, ठीक है। एसेट्स मेंशन करते हैं और इसके अलावा हम क्या पेमेंट्स मेंशन करते हैं, अपने एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपका इनकम, लाइबिलिटीज़, उसके अलावा जो आपके एसेट्स हैं और एक्सपेंसेस वगैरह का टॉपिक है, ये आपका फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होती हैं, इनकम्स क्या होती हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपने क्या करना है, मेंबरशिप फ़ी के ज़रिए हमारे पास पोस्ट वैल्यू, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ये आपकी एग्जांपल नंबर 3 नहीं है, आपने ये याद रखना है। मेंबरशिप फ़ी के ज़रिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 50,000 रुपये कलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर सोर्सेज के ज़रिए हमारे पास आ गए हैं जी पैसे, अदर सोर्सेज के ज़रिए हमारे पास आ गए हैं जी 30,000 रुपये, ठीक है। हमने कोई इस तरह की थी कि हमारे पास कोई शॉप वगैरह थी, हमने उसे रेंट पे दे दिया, रेंट पे देने से हमारे पास रेंट आ गया जी उस शॉप का। शॉप रेंट हमारे पास रिसीव हो गया जी 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब ये एक ऐसे सोर्सेज से जिनके ज़रिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास पैसा आया है। जब और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आता है, ठीक है, पैसा आने के बाद वो क्या करता है, पैसा आने के बाद एक ये तो हमारे सारे हमने इनकम के सोर्सेज लिख लेना। अब 1-2 लाइबिलिटीज़ भी लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर रहमान है, हमने उनसे ना 3,000 का या 50,000 का हमने उनसे क्या लिया, उधार ले लिया, ठीक है। हमने उनसे लोन लिया, हमने उन्हें, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कैपिटल फंड नहीं होता, ठीक है। हमारे पास कोई पैसा नहीं होता कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकें, हमें लोग ही पैसे देते हैं तभी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर चलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास
पास पैसे कम पड़ेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, मेंबरशिप फ़ी और अदर सोर्सेज़ के ज़रिए या शॉप रेंट के ज़रिए हमारे पास जो पैसे आए हैं वो हमारे पास कम पड़ गए हैं, ठीक है। कम इस वजह से हमने क्या किया, हमने एक ब्रांड है या कोई भी शख्स है, हमने उससे लोन ले लिया, मिस्टर इमरान फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। हमने लोन ले लिया मिस्टर इमरान से। मिस्टर इमरान से हमने फॉर एग्ज़ाम्पल लोन ले लिया 1,00,000 रुपये 10,000 रुपये का, ठीक है। 10,000 रुपये का हमने लोन ले लिया। अब ये सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, मेंबरशिप फ़ी, अदर सोर्सेज और शॉप रेंट ये हमारी इनकम है, ठीक है। जिन ज़राए के ज़रिए हमारे पास पैसा आता है वो हमारे क्या होते हैं, इनकम है। अब लोन फॉर मिस्टर इमरान से हमने क्या लिया, लोन लिया। लोन लेने के ज़रिए, लोन लेने से भी हमारे पास क्या है, हमारे पास पैसा तो आया है, लेकिन लोन क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है, ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है, हमने फ्यूचर में ये पैसे रिटर्न करने होते हैं। अगर आपने आज का टॉपिक नहीं समझा तो आप आगे बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो आपने आज के टॉपिक को डिटेल से समझना है, ठीक है। लोन, अगर आप किसी से भी लोन लेते हैं, आप अपने घर में किसी से लोन लेते हैं, बिज़नेस के लिए किसी से लोन लेते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं कुछ टाइम के लिए, आप कहते हैं कि हम आपको थोड़े टाइम बाद वापस कर देंगे, तो वो क्या होती है, वो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है, आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, आपको उससे पैसा वापस करना होता है। तो लोन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ज़िम्मेदारी को हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। तो एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटी, ठीक है। ये हमारी रिसिप्ट साइड कंप्लीट होगी। अब हमने, जब हमारे पास पैसा कलेक्ट हो गया तो हमने कुछ एक्सपेंसेस भी किए होंगे, ठीक है। हमने जब पैसा कलेक्ट होने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने एग्जांपल में हमने ज़मीन ख़रीदी है, ठीक है। हमने लैंड एंड बिल्डिंग ख़रीदी है, ताकि हम क्या, ऑफिस तो होना चाहिए। अब हमने ज़मीन पे बैठ के तो अपना ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं चलानी। सबसे पहले हमने क्या किया, थोड़ी सी ज़मीन ख़रीद लिया, बिल्डिंग ख़रीद लिया, और इस पर हमारा तकरीबन 50,000 रुपये का खर्चा आ गया, ठीक है। ये एक्सपोज फिगर है, ठीक है। 50,000 रुपये का खर्चा आ गया। लैंड और बिल्डिंग ख़रीदने के बाद कमरा तो बन गया, ज़मीन भी आ गई, कमरा भी बन गया। अब अंदर रखने के लिए हमारे पास फ़र्नीचर भी होना चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, इसके बाद फ़र्नीचर परचेज़ कर लिया। तकरीबन हमने 30,000 का अपना फ़र्नीचर परचेज़ कर लिया। फ़र्नीचर भी परचेज़ कर लिया। अब हमारे पास डाटा रिकॉर्ड होने लग गया। डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास बुक्स वगैरह भी होनी चाहिए, जिसमें हम जिस तरह इस तरह हम अपने डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बुक्स वगैरह भी होनी चाहिए, कोई कंप्यूटर वगैरह भी होने चाहिए, ताकि हम अपने डाटा को रिकॉर्ड कर सकें। तो हमने क्या कर लिया, हमने तो कंप्यूटर ले लिए, 5 कंप्यूटर हमने ख़रीद लिए, और हमारे 2,00,000 रुपये कंप्यूटर्स पे लग गए, ठीक है। 20,000 रुपये हमारे कंप्यूटर्स पे लग गए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कुछ रजिस्टर्स वगैरह, बुक्स वगैरह, स्टेशनरी वगैरह ख़रीदी है, ठीक है। बुक्स परचेज़ किए हैं, ठीक है। 10,000 की हमने क्या कर लिए हैं, बुक्स परचेज़ कर लिए हैं। और स्टेशनरी हमने ख़रीदी है। स्टेशनरी किसे कहते हैं, ये पेंसिल्स वगैरह, रेजर्स वगैरह, लिखने की जो भी चीज़ें वगैरह की आपकी स्टेशनरी होती है, हमने स्टेशनरी परचेज़ कर लिया, और हमारे 5,000 स्टेशनरी पे लग गए हैं। और इसके अलावा हमने क्या किया, हमने रेंट पे कर दिया, बिजली बिल्स पे किए हैं, ठीक है। हमने जो ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने रूम लिया हुआ है, ताकि हम उसके अंदर बैठ के अपना ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें, तो उसके बिल वगैरह भी तो आने हैं ना, ठीक है। बिल्स हमारे पास आ गए हैं तकरीबन 22,000 रुपये के, ठीक है। 22,000 रुपये के हमने बिल्स वगैरह भी पे कर दिए। तो ये हमारे सोर्सेज है जिनके ज़रिए हमारे पास पैसा आया है। और लाइबिलिटी, एक हमारे ऊपर लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई है, ठीक है, कि हमने इतना पैसा वापस करना है, किसको, मिस्टर इमरान को। और पेमेंट्स यानी कि जो हमारे पास पैसा आया, जब हम पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें एसेट्स परचेज़ करने पड़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमें ख़रीदनी पड़ती है, फ़र्नीचर हमें परचेज़ करना पड़ता है, कंप्यूटर वगैरह हमें परचेज़ करना पड़ता है। जितने भी एसेट्स होते हैं, ये जब तक हम परचेज़ नहीं करते हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती। तो हमने ये किया। उसके बाद हमने स्टेशनरी की ख़रीदी है, ये हमारा सिंपल एक्सपेंस है। बिल्स वगैरह पे किए हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। तो ये जो कंप्यूटर, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपके क्या एसेट की नेचर है, ये आपकी एसेट, ये आप एक बार ख़रीदते हैं, आपको हर महीने, हर साल नहीं ख़रीदना पड़ती, ठीक है। ये काफ़ी साल, तकरीबन 20 साल 30 साल तक आपके पास चलते रहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या एडजस्टमेंट, जो आपके पास डेप्रिसिएशन, मैंने आपको मेनली 3 एडजस्टमेंट्स बताई थी ना, कि एक डेप्रिसिएशन होगी, और एक आउटस्टैंडिंग होगी, और एक प्रीपेड होगी। तो जो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी वो आपकी इस टाइप की चीज़ों पर, यानी कि एसेट्स वगैरह पर लगा करेगी, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग पे लगेगी, फर्नीचर पे लगेगी, कंप्यूटर पे लगेगी, ठीक है। और दूसरे एक्सपेंस हैं, और जो पीछे रह जाता है आउटस्टैंडिंग, और रह जाती है
प्रीपेड वो आपकी या तो इनकम पे लगती हैं इस टाइप के एडजस्टमेंट्स, और या किस पे लगती हैं, एक्सपेंसेस पे लगती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी रिसीव साइड का टोटल ले लेना है और फिर अपने पेमेंट साइड का टोटल ले लेना है। फिर जब आप इन्हें टोटल कर लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, टोटल कर लेना है। जब आप देखें, आपको देखने से भी पता चल रहा है कि हमारी रिसीव साइड पे ज़्यादा है और आपकी पेमेंट साइड कम है, ठीक है। पेमेंट साइड के जो एक्सपेंसेस है वो कम है, और जो हमारी रिसोर्सेज के ज़रिए हमारे पास इनकम जनरेट हुई है वो है 5,10,000 रुपये, और जो हमने एसेट्स वगैरह परचेज़ किए हैं या जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं वो हमारे पास कितने, इसका आपने टोटल ले लेना है, और उसको आपने जो वैल्यू बड़ी आएगी उसमें से आपने इन सारी वैल्यूज़ को माइनस कर लेना है। तो आपके पास पीछे बचता है 3,73,000। तो जो बैलेंस हमारे पास बच जाता है ये होता है बैलेंस CD, और यही बैलेंस CD हमारा नेक्स्ट ईयर का बैलेंस BD, यानी कि इस बैलेंस को, बैलेंस CD को कहते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, और जो बैलेंस BD होता है उसको कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ये पिछले साल का नया बैलेंस है, और बैलेंस CD यानी कि ये इस साल हमारे पास इतने पैसे बच गए हैं। अब आप देखें, जब हमने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, क्या हमारे पास पहले से पैसा मौजूद था? बिल्कुल हमारे पास पहले से पैसा मौजूद नहीं था, ठीक है। हमें लोगों ने दिए सब्सक्रिप्शन के ज़रिए और इन सारे रिसोर्सेज के ज़रिए लोगों ने हमें क्या किया, पैसे दिए, और हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के बाद हमारे पास जब अब ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के बाद 3 लाख एक्सपेंसेस करने के बाद और हमारे पास कितने पैसे बच गए, 3,73,000 हमारे पास बच गए हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने एक एग्जांपल तो छोड़ दी, ठीक है। अब देखिए, हमने बिल्स तो पे किए हैं लेकिन हमने चैरिटी तो की नहीं, हमने अपने एसेट्स परचेज़ कर लें, एक्सपेंसेस परचेज़ कर लें, चैरिटी तो हमने की नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहा मेंशन करना। तो बिल्स की जगह आपने क्या करना है, चैरिटी का लफ्ज़ मेंशन कर लेना। चैरिटी हमारा मकसद था ना कि हम लोगों को चैरिटी वगैरह करें, ज़कात दें, उनकी मदद करें, और हमने क्या किया, हमने इस तरह किया, पैसे हमारे पास लोगों ने दिए, हमने एसेट्स परचेज़ कर लिए, एक्सपेंसेस कर लिए, और लोगों की तो कोई खिदमत की नहीं। तो बिल्स के आपने इसको काट के आपने ये वैल्यू चैरिटी के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जो ये बैलेंस आपका बचेगा ये आपका क्या होता है, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपसे कहूँ कि आपने क्या करना है नेक्स्ट ईयर की, ये हमने जो इनकम एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, ये हमने बनाया है 31 दिसंबर 2021 का, और अब मैं आपको कहूँ कि आपने 2022 का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब मुझे आप बताएं, अगर मैं ये डाटा आपको ना दूँ, ठीक है, ये मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ना दूं, क्या आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है। फिर जो जिसके पास आप वर्कर होते हैं या जिसका आप काम कर रहे होते हैं, तो उसको मजबूरी बन जाती है, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, आपको उससे बताना पड़ता है कि पिछले साल लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज़ की थी, साल हमने परचेज़ नहीं करनी, हमारे पास पहले से मौजूद है, ठीक है। उसको आपने वो जितने भी एसेट पिछले साल परचेज़ किए होते हैं वो आपको फिर बताता है कि पिछले साल के फर्नीचर भी हमने परचेज़ कर लिया था, हमारे पास पहले से पड़ा होता है, कंप्यूटर परचेज़ किया था, ये भी हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, और हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हो चुकी है। जो आपने अब अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है, आपने क्या करना है, मिस्टर इमरान को 10,000 रुपये पे भी करने हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ये पूरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना कर नहीं देगा, वो ये नहीं करेगा कि आपको पिछले साल का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा कि ताकि आप इससे देख के बनाएं, बल्कि वो क्या करेगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा, आपको बता देगा कि लैंड एंड बिल्डिंग पिछले साल की इतनी है, और फर्नीचर और कंप्यूटर की इतनी अमाउंट है जो पिछले साल की है या नेक्स्ट ईयर की है, और आपने लोन मिस्टर इमरान को फ्यूचर में लोन देना है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो वो आपको, जो मालिक होता है आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के ज़रिए नहीं देना चाहता, वो आपको क्या कहता है, कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स दे देता है, ताकि आप जब अपना फ़ाइनल अकाउंट बनाने लगें तो आप इन एडजस्टमेंट्स को भी उनमें ज़रूर फिल करें, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एडजस्टमेंट्स हमारे पास गिवन क्यों होती हैं, ठीक है। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन टू एडजस्टमेंट तो समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स का सलूशन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट गिवन होगी, ठीक है, एडजस्टमेंट जब भी आपके पास कोई गिवन होगी, वो किस नेचर की होगी, उसके साथ कुछ वर्ड मेंशन होंगे, मैं आपको इस एक लेक्चर में बता दूंगी ताकि आपको हर एग्जांपल को या हर प्रॉब्लम को सोल्व करना आसानी से आ जाए, ठीक है। उस एडजस्टमेंट के साथ आपको कभी देखने को मिलेगा ओइंग, कभी आपको मिलेगा लफ्ज़ देखने को ओइंग, कभी आपको मिलेगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और कभी आपको देखने को लफ्ज़ मिलेगा एक्रीड, और कभी आपको लफ्ज़ देखने को मिलेगा ड्यू, और कभी आपको लफ्ज़ देखने को मिलेगा नोट रिसीव्ड,
कभी देखने को मिलेगा नॉट पेड, कभी आपको मिलेगा किसी एग्जाम्पल में, किसी प्रॉब्लम में अनपेड। ठीक है, ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो एडजस्टमेंट में किसी न किसी अमाउंट के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओइंग, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ड्यू, नॉट रिसीव्ड, नॉट पेड, अनपेड। इन सब का क्या मतलब है? इन सब का एक ही मतलब है। ठीक है, एक ही मतलब होता है इन सारे लफ्ज़ का। अगर मैं कह दूं आउटस्टैंडिंग है, या अगर मैं कह दूं एक्रूड है, अगर मैं कह दूं ड्यू है, अनपेड है, अनरिसीव है, तो इनका एक ही मतलब है। ये सारा एक ही वर्ड के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इसका मतलब होता क्या? अब इन सब का एक मतलब है, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि यार ये जो अमाउंट है, आपके सामने एक अमाउंट भी मेंशन होगी जिसके साथ आउटस्टैंडिंग का वर्ड आ रहा होगा, उसके साथ एक अमाउंट भी लिखे। फॉर एग्जांपल अमाउंट है 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये अमाउंट है और लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग क्या शो करेगा? आउटस्टैंडिंग या ओइंग लिखा हो या अनपेड लिखा हो, ये सारे वर्ड में से कुछ भी लिखा हो जो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं, तो ये शो करेगा जो ये रकम आपके सामने शो की जा रही है, या तो ये हमने रिसीव नहीं की या ये हमने अभी तक अदा नहीं की। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? भूल जाने की वजह से या बिज़ी होने की वजह से, ये किसी भी वजह से हमने ये रकम या तो अदा नहीं की या हमने अभी तक वसूल नहीं की। ठीक है, ये सारे लफ्ज़ या एक्सपेंसेस के साथ भी आएंगे। ठीक है, कोई ऐसी एडजस्टमेंट होगी जो एक्सपेंस नेचर की होगी और कोई एडजस्टमेंट होगी जो इनकम नेचर की होगी। ठीक है, ठीक है, अगर ये इनमें से कोई वर्ड आपके किसी एक्सपेंस के साथ आ रहा है तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा ये खर्चा आपने, यानी कि ये रकम आपने अभी तक अदा नहीं की। अगर इनमें से कोई लफ्ज़ आपकी इनकम के साथ आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा? कि ये रकम अभी तक आपने वसूल नहीं की। ठीक है, अगर इसी तरह एक तो ये नेचर होगी, एक नेचर होगी डेप्रिसिएशन की। मैंने आपको बताया था ना, एडजस्टमेंट्स मेनली 3 टाइप्स के आपके पास गिवन होंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नेचर की कुछ एडजस्टमेंट्स आपके पास गिवन होगी। उनका क्या ट्रीटमेंट होगा? ये किसके साथ गिवन होगी? जैसे ये ओइंग, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड वगैरह आपके पास या तो एक्सपेंसेस के साथ आपके पास गिवन होंगे ये वर्ड, या आपके पास इनकम के लिए ये वर्ड गिवन होंगे। डेप्रिसिएशन आपके एसेट्स के ऊपर कोई ऐसे एसेट्स मेंशन होंगे जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर आपके ऊपर डेप्रिसिएशन गिवन होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करना कोई मुश्किल नहीं है। हम पीछे फर्स्ट ईयर में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये ट्रीटमेंट सीख चुके हैं कि डेप्रिसिएशन की अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन हो तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब हमारा एक और वर्ड है, मैं आपके सामने मैंशन कर देती हूँ। अगर कहीं पर लिखा हो प्रीपेड, PRE, प्रीपेड का लफ्ज़ लिखा हो, एडवांस का लफ्ज़ लिखा हो, या पेड का लफ्ज़ लिखा हो, उसके अलावा रिसीव्ड का लफ्ज़ लिखा हो, इस टाइप के अगर आपके पास कुछ लफ्ज़ मेंशन हो, ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे किस टाइप के, प्रीपेड, एडवांस, पेड एंड रिसीव। तो इन सारे लफ्ज़ों का भी एक ही मतलब है। जैसे इन सारे लफ्ज़ों का एक ही मतलब था, इसी तरह इन सारे लफ्ज़ों का एक ही मतलब है। ठीक है, ये एक ही लफ्ज़ के सिनोनिम है। ये एडवांस के सिनोनिम है। आपको पता है एडवांस क्या होता है? एडवांस वो होता है जो हम वक्त से पहले या तो वसूल कर लेते हैं या अदा कर लेते हैं। अगर ये सारे लफ्ज़ आपके किसी एक्सपेंस के साथ आ रहे हों तो इसका मतलब होगा ये खर्चा आपने क्या कर दिया? एडवांस में आपने अदा कर दिया। ये और साथ आपको पता है हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 40,000 आपके पास वैल्यू है और ये आपका एक्सपेंस है और उसके साथ लफ्ज़ आ रहा है प्रीपेड, तो प्रीपेड शो कर देगा कि ये जो खर्चा है ना, ये हमने वक्त से पहले कर दिया है। प्रीपेड लिखा हो, एडवांस लिखा हो, पेड और रिसीव्ड लिखा हो, तो इनका क्या मतलब है? एक ही है। और अगर लिखा हो ये जो खर्चे, ये अमाउंट आपकी किसी इनकम की सोर्स के साथ आ रही हो। ठीक है, इनकम आपको पता है ना क्या होती है? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, मेंबरशिप वगैरह के साथ आपका ये वैल्यू गिवन है। तो आपको क्या पता चलेगा इन लफ्ज़ों से कि ये जो इनकम है, यानी कि ये जो आमदनी है, ये हमने वक्त से पहले क्या कर लिया? वसूल कर लिया। ठीक है, वक्त से पहले जब हम वसूल कर लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो प्रीपेड, एडवांस और पेड और रिसीव्ड का क्या मतलब है? ये खर्चा या ये आमदनी हमने वक्त से पहले या तो कर लिए और या इसकी रकम हमने अदा कर ली। ठीक है, ये कुछ लफ्ज़ हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, ये आपने याद करने हैं क्योंकि ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो इनके मीनिंग तो पता चल गए हैं कि ओइंग अगर लिखा हो कहीं पे, या कहीं पे प्रीपेड या कहीं पे एडवांस लिखा हो तो इसका मतलब क्या है। अब हमें इसका हल देखना है कि इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आज के एक ही लेक्चर में हमने ये सारी एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना सीख लेना है।
मैं आपको ये सारी एडजस्टमेंट एक इतने आसान टॉपिक के साथ समझाती हूँ ना, आपने इस तरह करना है, डायग्राम की हेडिंग देनी है, आपने एक स्केच बना लेना है, ठीक है। आपने एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है, एक इधर ड्रॉ करनी है, एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने एक स्केच बना लेना है, ठीक है। जब भी आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन होगी, वो उसके साथ या तो लिखा होगा एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और या तो लिखा होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। या तो वो एडजस्टमेंट स्टार्ट साल के स्टार्ट के से रिलेट कर रही होगी, और या वो साल के आखिर से रिलेट कर रही होगी, ठीक है। और आपके पास नेचर किस तरह होगी, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बहुत आसान है, ठीक है। आप एक दफ़ा स्किप कर दें, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम्स एडजस्टमेंट गिवन है वो या तो ओइंग नेचर की हैं, ओइंग आउटस्टैंडिंग एक्रूड वगैरह की, और या प्री पेड, एडवांस और पेड वगैरह की, ठीक है। तो मैं आपको इनका सोल्यूशन समझाती हूँ। आप देखें, आपने क्या करना है, जब भी कोई एडजस्टमेंट सॉल्व करने लगनी है, ये डायग्राम आपने अपने सामने बना लेनी, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे आपने लिख लेना है एडवांस, ठीक है। आपने यहाँ पे भी लिख लेना है, बिल्कुल यहाँ पे लिखना है, आपने लिखना है आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे लिखना है आपने एडवांस, ठीक है। और यहाँ पे मिड में आपने क्या लिखना है, मिड में आपने लिखना है करंट ईयर, करंट ईयर आपने लिख लेना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने लिखना है लास्ट ईयर। और नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिख लें नेक्स्ट ईयर, या आपने लिखना है फॉलोइंग ईयर, ठीक है। यहाँ पे आपने प्लस का साइन डालना है, यहाँ इन दोनों जगह पे आपने माइनस का साइन डाल लेना है, और इस तरीके से आपने अपने सामने एक डायग्राम बना लेनी है कोई भी एडजस्टमेंट को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। आई होप मैं एक दफ़ा आपको समझ दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से आपने एक डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। दरमियान का कॉलम आपका करंट ईयर का होगा, इस साइड पे कॉलम लास्ट ईयर का होगा, और इस साइड पे कॉलम आपका क्या होगा, फॉलोइंग ईयर का, ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके साथ आउटस्टैंडिंग के साथ देखना एक वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि इस वैल्यू को मैंने, आपके पास जितनी भी एडजस्टमेंट गिवन होगी होती है ना, आपने या तो उन्हें प्लस करना होता है उस जगह में, उस नाम के नीचे, और या आपने उन्हें माइनस करना होता है, या आपने क्या करना होता है, प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। मल्टीप्लाई या डिवाइड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ ये दो चीज़ें करनी होती है, या कहीं पे वो एडजस्टमेंट प्लस हो रही होगी और कहीं पे वो माइनस हो रही होगी। मेनली कितनी एडजस्टमेंट्स हम कवर कर चुके हैं, मेनली क्या है, हमारे पास 3 एडजस्टमेंट्स होती हैं, ओइंग, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड। और वो कितने ईयर्स के लिए गिवन होते हैं, कहीं किसी के साथ लिखा होगा करंट ईयर, किसी के साथ लिखा होगा लास्ट ईयर, और किसी के साथ लिखा होगा फॉलोइंग ईयर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर यानी कि फॉलोइंग ईयर। करंट ईयर यानी कि मौजूदा साल जो होता है उसको करंट ईयर कहते हैं। लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर ये क्या होता है, ये माजी यानी कि जो इससे पहले साल गुजर चुका है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। और ये नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर यानी कि फ्यूचर ईयर, यानी कि जो आगे आने वाला साल है, ये उसके बारे में, ठीक है। अगर कोई एडजस्टमेंट करंट ईयर से बिलोंग कर रही है तो वो प्लस हो जाएगी, अगर कोई एडजस्टमेंट लास्ट ईयर से बिलोंग कर रही है तो वो माइनस हो जाएगी, साइन से आपको शो हो जाएगा। अगर कोई एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर से बिलोंग हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास दो है, आउटस्टैंडिंग का हमने क्या करना है, एडवांस का क्या करना है, ठीक है। मुझे बताएं आउटस्टैंडिंग क्या होता है, या तो वो चीज़ हमने वसूल नहीं की होती, या हमने वो चीज़ अदा नहीं की होती। अब आप मुझे बताएं, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करने लगी हूँ, ठीक है। आपने मेरी वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देना है, और मुझे उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपने देना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आउटस्टैंडिंग ने कहाँ पे प्लस होना है और कहाँ पे माइनस होना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने मुझे लास्ट मंथ की वो ट्यूशन फ़ीस नहीं दी, ठीक है, आपने मेरे पास ट्यूशन पढ़ी है, और मैं आपसे कहूँ कि आपने मुझे लास्ट ईयर की ट्यूशन पे नहीं की, तो क्या मैं आपसे फ्यूचर के लिए मांग रही हूँ, या प्रेजेंट के लिए मांग रही हूँ, या पिछले साल के लिए मांग रही हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने मुझे पिछले महीने की ट्यूशन फ़ीस नहीं दी, या पिछले साल का आपने मुझे रेंट नहीं, पिछले महीने का आपने मुझे रेंट नहीं दिया, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपसे पीछे की चीज़ मांग रही हूँ। तो आपने एक एरो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसका मुँह इस साइड पे और इसका मुंह इधर आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपने ये अपनी डायग्राम क्रिएट करनी है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे यानी कि अगर मैं आपसे वो मांग रही हूँ, आपकी फ़ीस मांग रही हूँ, तो मैं आपसे आगे आने वाले वक्त के लिए मांग रही हूँ, या पीछे जो गुजर गया वक्त उसकी मांग रही हूँ। मैं आपसे पीछे वाले टाइम की पीरियड की मांग रही हूँ, ठीक है। पीछे वाले टाइम पीरियड की मांग रही हूँ ना, तो आपने क्या करना है, इस एरो का रुख पीछे की साइड पे कर देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने मेरे पास एकेडमी ज्वाइन की है, और मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे आपने फ़ीस जो है वो एडवांस
एडवांस में देनी है, ठीक है, एडवांस फ़ीस आपने मुझे देनी है। तो एडवांस जो हम एडवांस फ़ीस लेने हैं या एडवांस हम रेंट पे करते हैं, कुछ भी हम एडवांस में अगर कर रहे हैं एडवांस, तो वो हम क्या करते हैं, आगे आने वाले वक्त का करते हैं या पीछे जाने वाले वक्त का करते हैं। एडवांस हमेशा आगे आने वाली चीज़, आगे आने वाले वक्त के लिए होता है। तो जब अगर मैं आपसे कहूँगी कि आपने मुझे अगले महीने का एडवांस पे करना है, तो एडवांस में आपसे आगे आने वाले टाइम पीरियड का मांग रही हूँ या पीछे जाने वाले टाइम पीरियड का मांग रही हूँ, आगे आने वाले टाइम पीरियड का मांग रही हूँ। तो आपने जो एरो एडवांस के साथ ड्रॉ करना है, आपने इसका एरो इस साइड पे ड्रॉ करना है और यहीं से जहाँ पे आपका एडवांस खत्म होगा और यहीं से आपने नेक्स्ट एरो यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये आपने अपनी एक डायग्राम क्रिएट कर लिया। ये डायग्राम आपने क्यों क्रिएट की, आपने एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट सीखने के लिए ये डायग्राम क्रिएट की है कि एडजस्टमेंट्स के अंदर जो वैल्यू गिवन होंगी वो कहाँ पे प्लस होंगी और कहाँ पे माइनस होंगी, ठीक है। आपके एडजस्टमेंट या तो आपके एडजस्टमेंट को कहा जाएगा कि ये वैल्यू यानी कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है या फॉलोइंग ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो आपने देखना है कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग होगा तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, करंट ईयर का एडवांस होगा तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब देखिए इस डायग्राम को देखने से आपको शो हो रहा है कि ये जो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो प्लस हो जाएंगी और लास्ट ईयर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो माइनस हो जाएंगी, ठीक है। फ्यूचर ईयर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर कोई भी वैल्यू कोई भी एडवांस करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है तो आपने उस वैल्यू को प्लस कर देना है, चाहे वो एक्सपेंस है चाहे वो इनकम है। कोई भी जो आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है तो आपने उस वैल्यू को माइनस कर देना है। कोई भी एडवांस या कोई भी आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर यानी कि आगे आने वाले साल से बिलोंग कर रहा है तो आपने उसे माइनस कर देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस डायग्राम को देखने से समझ नहीं आ रहा तो एक और मैं आपको सेकंड हल बता देती हूँ। आपने क्या करना है, इस टेबल को याद कर लेना। या तो आपने ये डायग्राम समझ लेनी है, अगर आप डायग्राम समझ लें तो ज़्यादा आसान है। अगर आप डायग्राम को समझना नहीं चाहते तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ एक टेबल बना के, ताकि आप उससे अच्छे तरीके से रट्टा मार लें और आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। करंट ईयर का एडवांस क्या होता है, प्लस, ठीक है। करंट ईयर का एडवांस, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग के लिए मैं सिर्फ आउटस्टैंडिंग का ओ एस यूज़ कर रही हूँ। आउटस्टैंडिंग में आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है, या ओइंग भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, अक्रूड भी हो सकता है, ड्यू भी हो सकता है, इन सब का एक ही मतलब है। तो सिर्फ ओ एस आप यूज़ कर लिया करें। ओ एस स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, माइनस होता है। करंट ईयर का जो प्रीपेड होता है, करंट ईयर का प्रीपेड यानी कि जो एडवांस होता है वो क्या होता है, वो माइनस होता है और लास्ट ईयर का जो एडवांस होता है वो प्लस होता है। ठीक है, अब आपके सामने ये 4 लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, ठीक है। ये टेबल, या तो आप ये टेबल याद कर लें या आप उस डायग्राम को समझ लें, यह आपकी अपनी चॉइस है। मैंने दोनों आपके सामने शेयर कर दी और ये आपको किसी लेक्चर में ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, ठीक है। आपको रट्टा मरवा दिया जाएगा। आपकी एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा कि यार ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है। अगर आप इस टॉपिक को यहाँ से यहाँ तक समझ लेंगे तो ये आपको हर एडजस्टमेंट को सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। अगर आप ये 4 लाइनें भी याद नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ ये 2 लाइनें याद कर लें, ठीक है। करंट ईयर का एडवांस आउटस्टैंडिंग क्या होगा, प्लस होगा। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, माइनस होगा। अब आपने ये लिख लें नीचे, आपने क्या करना है, करंट ईयर का प्रीपेड, अगर ये आउटस्टैंडिंग प्लस हो रहा है करंट ईयर में तो प्रीपेड माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्रीपेड की वैल्यू क्या होगी, खुद ब खुद माइनस हो जाएगी। अगर आपको पता है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर का जो प्रीपेड होगा वो प्लस होगा, ठीक है। यानी नीचे वाली 2 लाइन जो हैं वो आपकी ऊपर वाली लाइन से ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। अगर आपने ऊपर वाली दोनों लाइन्स याद कर ली तो नीचे वाली आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये सारा डाटा यहाँ से भी समझा देती हूँ। यहाँ पे भी डायग्राम में क्या शो है, क्योंकि कुछ बच्चे शायद डायग्राम को अपने ज़हन में रखना चाहें और कुछ बच्चे शायद इस टेबल को ज़हन में रखना चाहें। तो ये तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये नहीं किया, ये मैं आपको कर देती हूँ। ये देखें यहाँ पर क्या शो है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ये ठीक है, ये हमारा ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, फ्यूचर ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा। करंट ईयर का, ये देखें ये करंट ईयर है, करंट ईयर का एडवांस जो है वो क्या होगा, माइनस होगा, ये माइनस शो हो गया। और करंट ईयर का जो वो प्रीपेड है वो माइनस होगा और जो लास्ट ईयर का प्रीपेड है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
आई होप आपको समझ आ गई होगी ये सारे लेक्चर की। तो इस तरह करते हैं कि ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। जो हम कल का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें ही हम अपनी एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज आप अपने एडजस्टमेंट के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका पेपर अनसीन आता है। आप इसमें रट्टा मारने की बिल्कुल कोशिश ना करें, और रट्टा भी आप किस तरीके से मार सकते हैं, आप वैल्यूज़ को किस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपने याद किया कि यार अगर मैं इस ये वाली जो एग्जाम्पल है ये पेपर में आ गई, तो यहाँ पे ये वैल्यू आनी है, यहाँ पे ये वैल्यू आनी है, यहाँ पे, तो ये आपकी भूल है कि आपके पास जो अकाउंटिंग वगैरह का पेपर है वो इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, आपकी वैल्यूज़ चेंज कर दी जाएंगी। कुछ अगर आपकी वैल्यू में एग्जांपल में या पेपर क्वेश्चन में ओइंग का वर्ड लिखा होगा, ओइंग लिखा हुआ है, तो वहाँ वो आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं। आप फिर परेशान हो जाएंगे कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग किस तरीके से, आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट किस तरीके से सॉल्व की जाती है। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करना है। ठीक है, अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि एडजस्टमेंट्स किस वजह से हमारे पास गिवन होती हैं और हम इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अभी भी आपको शायद मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि ये भी आपका स्टार्ट है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद जब कवर किया था तो मुझे खुद बहुत मुश्किल लगता था। अब देखिए मेरे पास कोई बुक नहीं है, ये मैंने आपको सारा कुछ अपने कॉन्सेप्ट से ही समझा है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद इलामा इकबाल से ही अपना ये आईकॉम वगैरह कंप्लीट किया था, तो मेरे वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी डिलीवर करूँ। अगर आप मेरे मतलब आप चाहते हैं कि आप आगे फ्यूचर फर्दर अच्छे तरीके से पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पढ़ें, तो आपको चाहिए आप मेरे लेक्चर देखा करें। वरना बहुत सारे और यूट्यूबर्स हैं जो आपके लिए आसान से लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि उनके व्यूवर्स हो जाएँ, उनके वॉच ओवर इंक्रीज़ हो जाएँ और बच्चे उनके पास अकेडमी ज्वाइन कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें, तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह करते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं और कल इंशाल्लाह हम देखेंगे एग्जांपल्स किस तरीके से हमने सॉल्व करनी है प्रैक्टिकली। न्यूमेरिकल एक चीज़ का ओवरव्यू फर्स्ट टाइम लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उससे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत आसान लगने लग जाती है। इंशाल्लाह स्टार्ट आपका मुश्किल होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस जगह से, इस फेज़ से गुजरी हूँ। तो स्टार्ट में हमें ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं, आपको भी लगेंगी मुश्किल, लेकिन जब हम न्यूमेरिकली इनसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगी। इंशाल्लाह 2 एग्जांपल्स में हमने जो प्रीपेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा, ये तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, ताकि अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से रिलेटेड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आए, वो तो आप बहुत आसानी से इंशाल्लाह कर लेंगे। बस अब एडजस्टमेंट का टॉपिक है और मेरा दिल है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी ग्रिप बना दूँ अकाउंटिंग पे, ताकि आप अगर इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन भी करना चाहें तो आप बहुत अच्छे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में कर लें। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मेंशन है, टाइटल के साथ भी नंबर मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।